प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, सह आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में निरूपित प्रकृति का स्वरूप, जो एमए पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सांख्य दर्शन मूलतः दो तत्वों को मानता है, प्रकृति एवं पुरुष। सांख्य दर्शन में प्रकृति तत्व जड़, अचेतन, क्रियाशील, त्रिगुणात्मिका कही गई है। पुरुष ठीक इसके विपरीत, निर्गुण, निर्विकार, अक्रिय, चेतन प्रकृति का अर्थात स्वभाव का तत्व है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति विश्व का मूल कारण है। यह असीम, अनादि एवं अनंत है। यह विश्व के सभी पदार्थों का कारण है, परंतु इसका कोई कारण नहीं है। स्वयं यह अकारण है, यह स्वतंत्र है। मूल प्रकृति अविकृति। सांख्य कारिका के तृतीय कारिका में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। यह देश और काल की सीमा से परे है। यह नित्य है, अचेतन है, विकासशील है। नित्य अर्थात जिसकी सत्ता त्रैकालिक है, जिसका कभी नाश नहीं होता। यह सतत क्रियाशील है। प्रकर्षेण क्रियन्ते यस्या सा प्रकृति, इस व्युत्पत्ति के द्वारा महद आदि 23 तत्वों की उत्पादिका होने के कारण इसकी अनुवर्त संज्ञा है। इसे अव्यक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इंद्रिय गोचर कभी नहीं होती, अर्थात इसका कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। इसकी सत्ता का अनुमान इसके गुणों के आधार पर ही हम करते हैं। प्रकृति अतीन्द्रिय विषय है। इसकी प्रतीति अनुमान प्रमाण से होती है। इसका एक नाम प्रधान भी है, जिसका अभिप्राय है कि अंत में सभी भौतिक तत्व इसी में समाहित होते हैं। परकर्षेण धीयते स्थाप्यते अत्र अखिलम इति प्रधानम, यह इसकी परिभाषा की जाती है। यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज एवं तम ये तीनों गुण हैं जो इसके स्वरूप के आधायक हैं, इसके अस्थायी तत्व के रूप में जिसकी विद्यमानता है। ये इसके धर्म या गुण अर्थात आगंतुक गुण धर्म नहीं है। ये इसमें निहित गुण हैं जो एज ए एलिमेंट इनमें काम करते हैं, तात्विक रूप से वो विद्यमान होते हैं। वस्तुतः इन तीनों गुणों के अतिरिक्त प्रकृति कोई अन्य तत्व नहीं है। इन गुणों की स्थिति दो प्रकार की होती है, साम्य एवं वैषम्य। साम्यावस्था में केवल गुण ही रहते हैं। सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, सांख्य सूत्र में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। यही प्रलय अवस्था कहलाती है। वैषम्यावस्था में या अर्थात जब प्रकृति क्रियाशील होती है, पुरुष के संपर्क में आती है, तो इनके तीनों गुणों में परस्पर विक्षोभ होता है, हलचल पैदा होता है और इनसे ये गुण आपस में मिश्रीकृत होते हैं और एक गुण दूसरे गुण को अभिभूत करने लगते हैं और इस मिथुनीकरण प्रक्रिया आगे चल कर के इससे सृष्टि का प्रारंभ होता है। इससे प्रथम परिणाम महत उत्पन्न होता है। महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएँ एवं एकादश इंद्रियाँ, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है और फिर स्थूल भूत जगत की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के दो रूप हैं, अव्यक्त प्रकृति एवं व्यक्त प्रकृति। व्यक्त प्रकृति जो अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न परिणाम है, उसकी दृष्टि में वो व्यक्त प्रकृति हैं। व्यक्त प्रकृति में स्थूल भूत प्रकृति आ जाते हैं। अहंकार से अन्य जो एकादश इंद्रियाँ हैं, ये व्यक्त प्रकृति में हैं। मूल प्रकृति अव्यक्त प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होती है एवं इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होती। यह अतीन्द्रिय है, अतः इसका प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान संभव नहीं है।
अतीन्द्रिय होने से इसका अनुमान द्वारा बोध होता है। इसके लिए सांख्य कारिका में कारिका प्राप्त होती है। सामान्यतः तो दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। अर्थात अतीन्द्रिय विषयों का अनुमान प्रमाण से ही प्रतीति होती है, सामान्य विषयों का दृष्ट प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, और इन दोनों प्रमाणों से जिसकी प्राप्ति नहीं होती उसको आगम प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है। इस अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सूक्ष्मता के कारण इसकी अन्य विषयों की भांति सहज उपलब्धि नहीं हो पाती। अतः उसके द्वारा उत्पन्न कार्य महद आदि के आधार पर उपलब्धि होती है। सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि नाभावात् कार्यतः तदुपलब्धे। महद आदि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। प्रकृति के इंद्रिय गोचर नहीं होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसका अभाव है। सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि न अभावात्। इस कारिका में उपरोक्त कारिका में इसका उल्लेख प्राप्त हुआ है। वस्तु के इंद्रिय नहीं होने के और भी कई कारण हैं। इंद्रिय गोचर, अत्यधिक दूरी, अत्यधिक समीपता, इंद्रियों में विकार, मन की अनवस्था, सूक्ष्मता, व्यवधान, अभिभव, एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु को दबाना, इसको अभिभव कहते हैं, तथा समानाभिहार, समानता, सादृश्यता, सदृश वस्तु राशि में समानता अथवा भेद न कर पाना, इसको समानाभिहार कहते हैं। इसके लिए कारिका है अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातात् मनो अनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभावात् समानाभिहाराच्च। अर्थात इन उपयुक्त कारणों से जिस विषय की किसी वस्तु की सूक्ष्मता के कारण उपलब्धि न होने का अर्थ यह नहीं है कि उस वस्तु का अभाव है। अतः प्रकृति का इंद्रिय गोचर नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि प्रकृति नहीं है, अपितु कार्य के आधार पर उसकी हम उपलब्धि मानते हैं। मूल प्रकृति अविकीर्ति महद आद्या प्रकृति विकीर्तय सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकीर्ति पुरुषः। इसमें प्रकृति की बारे में बताया गया है कि मूल प्रकृति अविकीर्ति है, यानी अविकृत अवस्था में होती है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। महद आदि जो उससे उत्पन्न परिणाम है, महद, अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, एकादश इंद्रियाँ, पंचमहाभूत, ये सब जो हैं प्रकृति से उत्पन्न विकार हैं। प्रकृति महद आद्या प्रकृति विकीर्तय सप्त। महद, अहंकार एवं पंच तन्मात्राएँ ये प्रकृति हैं और विकृति हैं। प्रकृति मतलब किसी का कारण है, अविकृति मतलब कार्य है। षोडकस्तः तु विकारः षोडशकः तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। 16 में कौन कौन है? तो एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्राएँ, ये 16 तत्व जो हैं ये केवल कार्य हैं, ये किसी के कारण नहीं है, अतः ये केवल विकृति हैं, ये प्रकृति नहीं है। और पुरुष जो है वह न प्रकृति न विकृति, वो पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति ही है, न तो कारण ही है न कार्य है, वह बिल्कुल दृष्टा भाव से रहता है। मूल प्रकृति विकार रहित है, परिणाम रहित है। महद आदि अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, इनमें हैं रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द, 7 प्रकृति कारण हैं और विकृति कार्य दोनों होते हैं। षोडशकः तु विकारो 16 केवल विकार होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं मन, ये किसी के भी कारण नहीं होते, केवल कार्य रूप होते हैं। पुरुष तत्व इन दोनों से भिन्न है, वह न तो प्रकृति है और न विकृति है। प्रकृति की एक और परिभाषा है प्रकरणात्वाद प्रसव धर्मत्वाद प्रकृति। माठवृत्ति में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। इसमें भी प्रकृति के बारे में उल्लेख हुआ है कि यह त्रिगुणात्मिका है, अविवेकी है, विवेक रहित है, विषय है, यह विषय ही नहीं है, विषय है। सामान्यम है, यह एक दूसरे में इसके सामान्य लक्षण गए हुए हैं। यह अचेतन है, प्रसवधर्मिता है,
यह व्यक्त रूप में भी है तथा यह मूल रूप से प्रधान रूप में भी है, लेकिन पुरुष तद विपरीत तथा च पुमान पुरुष इन दोनों के विपरीत व्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। ये प्रकृति जो है 3 गुणों वाली है। इसमें 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके लिए जो परिभाषा दी गई है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एवतम प्रदीपवत चातो वृत्ति। सत्व जो गुण है लघु है, प्रकाशक स्वभाव वाला है। रजोगुण जो है उपष्टम्बक है, क्रियाशील है, चलन स्वभाव वाला है। गुरु वर्णकम एवतम, तमोगुण जो है गुरुत्व वाला है, भारी है, अपेक्षाकृत एवं वर्णक आच्छादक स्वभाव वाला है। और तीनों के बारे में बताया, ये तीनों गुण परस्पर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, फिर भी दीपक बाती एवं तेल के सदृश भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हुए भी एक साथ प्रज्वलित होकर के जिस प्रकार दीपक प्रकाश करता है, ठीक उसी प्रकार से ये सृष्टि प्रक्रिया को संपादित करते हैं और व्यक्ति के लिए काम करते हैं। इसमें कहा गया प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयस्य गुणा। ये गुण कैसे हैं? प्रीति यानी सत्वगुण जो है प्रीति स्वभाव वाला है, प्रकाशक है, सुख स्वभाव वाला है। अप्रीति विषादात्मक, रजोगुण विषादात्मक स्वभाव वाला है, अप्रीति स्वभाव वाला है। प्रकाश प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति करता है, दूसरा नियमन करता है। तमोगुण नियमन करता है, रोकता है। ये आपस में एक दूसरे को अभिभूत करके और मिश्रीकृत होकर के सृष्टि प्रक्रिया में साझी बनते हैं। प्रकृति का ये संक्षेप में अपना विवरण है। अगले में पुरुष के स्वभाव पर, पुरुष के स्वरूप पर विचार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।